हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 जिसका एग्ज़ाम 8 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग साइंस के और जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान यानी कि साइंस के 20 प्रश्न और जीके जीएस के 20 प्रश्न, टोटल 40 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए सब लोग प्रश्न पढ़िए कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। यहाँ पर पूछा गया है कवक की कोशिका भित्ति। तो देखिए, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति जो है ना, ये काइटिन की बनी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रख लीजिएगा। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इस बार किसी न किसी शिफ्ट में फिर से पूछा जाएगा। और सबसे खास बात क्या है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अच्छा, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यहाँ पर देखिए, बुझा हुआ चूना पूछा गया है। तो बुझा हुआ चूना है और एक होता है आपका बिना बुझा हुआ चूना। एक आपका होता है बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ मैं लिखता हूँ बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा? पहले ये जान लीजिए, बुझा हुआ चूना है ये CaOH का होल 2, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन में ये फार्मूला ना दे करके सीधे ऑप्शन में दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। फार्मूला आप याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और ये है बिना बुझा हुआ चूना। ये तो आपका हो गया बुझा हुआ चूना जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और बिना बुझा हुआ चूना जो है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसको बोला जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान रहेगा। और यहाँ पर देखिए CaCO3 दिया गया है, CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा। और ये कैल्शियम का सिंबल है, कैल्शियम। ठीक है ना, कैल्शियम। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है? बताइए, दीर्घकाल तक। तो दीर्घकाल तक जो है यहाँ पर देखिए विदेशज या विदेशी नस्लें। उसके बाद देखिए बी में दिया गया स्थानीय नस्लें, लाल सिंधी, साहिवाल, ये सब दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा विदेशी या जो आपके विदेशज नस्ल है, जर्सी, ब्राउन स्विस, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लंबे अवधि के लिए। ठीक है, लंबे अवधि के लिए, क्लियर। और ये जो है आपके देसी गाय की तुलना में ये 4 गुना अधिक दूध भी देती हैं। ठीक है, और विदेशी नस्ल में आपको पता है कि जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन, फ्रीजियन, ये सब आते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखें। तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है, इसका नाम है आपका डायनेमो। यहाँ पर करेक्ट आंसर डायनेमो हो जाएगा। डायनेमो जो है, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर ना। और ये जो डायनेमो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी कि विद्युत ऊर्जा को जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका अपोजिट ये कार्य करता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए फ्रेंड्स, एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम इथॉक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और जो गैस बाहर निकलती है ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन H2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है CH4, ये मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला
CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो NADH जो होगा, NADH क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो ATP संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है। और देखिए क्रेब्स चक्र में ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक एसिड के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स, यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट थाइलाकोइड्स किस रूप में होते हैं। तो ये थैलीनुमा रूप में होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपस में जुड़ी हुई थैलीनुमा रूप में ये जुड़े होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है। तो देखिए एड्स AIDS, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और ये HIV नामक वायरस से होता है, एक विषाणु से होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये वायरस से होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 2R हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 2R हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2R हो जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि, तो देखिए इसलिए उदासीन होता है क्योंकि इसमें कुल इलेक्ट्रॉन जो है ये कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये आपका उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झरिया जो है ये झारखंड में पड़ता है, किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो झरिया जो है ये जाना जाता है कोयला के उत्पादन के लिए। ठीक है ना, कोयला के उत्पादन के लिए। और यह गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है ना ये दामोदर घाटी में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि बाहरी कान कहलाता है। तो बाहरी कान जो है ये क्या कहलाता है। बाहरी कान जो है ये आपका पीना कहलाता है, इसको पीना बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कर्ण पल्लव बोला जाता है। ठीक है। चलिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर देखिए आवेश पूछा गया है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है ना, आवेश का मात्रक कूलम्ब या एम्पियर सेकंड, या क्या है एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्पियर, यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्पियर सेकंड या कूलम्ब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कूलम्ब दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और विद्युत आवेश कैसा ही मात्रक होता है। और यहाँ पर देखिएगा आप एक वाट होता है, वाट पूछा जाता है। तो वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत मतलब पावर का। आप सिंपली पावर याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये प्रतिरोध का मात्रक है, ये विद्युत धारा का एम्पियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो होती है ये लगभग आपका 21% होती है। सबसे ज़्यादा जो होता है ये नाइट्रोजन होता है 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका जो 28 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। तो गति के कारण उसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाता है, गतिज ऊर्जा पाया जाएगा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है 12 mv², और ये होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। तो ये आपका होता है mgh, इसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा को mgh, है ना। और देखिएगा ये आपका जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये गति के कारण होता है गतिज ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक तो नियम ये हो गया, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। तो ये 2 नियम हो गया।
उसके बाद देखिए पादप कोशिकाओं में खालिस्तान दिया गया छोड़कर सभी होते हैं। तो पादप कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तो होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। अभी मैंने बताया सेलुलोजिक कोशिका भित्ति, जैसे मैंने बताया था कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, केंद्रक का अभाव होता है इसमें। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बड़ी रिक्तिका ये होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये जो है विसरण प्रक्रिया, ठीक है ना, विसरण प्रक्रिया के द्वारा पौधे की पत्तियों के रंग भाग से जो स्टोमेटा है उसी से पौधे में ये प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विसरण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि समुद्र के तल पर वायु का दाब होता है। तो समुद्र के तल पर वायु का दाब जो है ना ये आपका 76 सेंटीमीटर या 760, यहाँ पर देखिए 76 सेंटीमीटर या 760 mm के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा आप ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि समुद्र जल पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब पारा के 76 सेंटीमीटर के बराबर या पारा के 760 mm के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हाँ ये देखिएगा कि सामाजिक अध्ययन आ गया, साइंस कंप्लीट हो गया हमारा। प्रश्न है कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरुद्ध में अपना सर नाइट की किताब जो है वापस करने की घोषणा किया था, फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये डेट सहित आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और अगर इस पर हम बात करते हैं तो जनरल डायर था जिसने अनाधुंध गोलियां चलवाई थी, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, मतलब वापस करने की घोषणा किया था। देखिए किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, तो ये फाइबर जो है आपका कपास है। ठीक है ना, कपास को बढ़ने के लिए, क्लियर, कपास जो है मुख्य रूप से खरीफ फसल है और दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है ठंड मुक्त रहती है, इसीलिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये ऑब्वियसली राजस्थान में है। ठीक है ना, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो लोकतंत्र में यहाँ पर आस्था हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी होना चाहिए, शिक्षा का अभाव नहीं, ये तो और बुरा हाल कर देगा लोकतंत्र का। तो इसकी सफलता के लिए लोकतंत्र में आस्था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, वाशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक, क्लियर, वाशिंगटन DC अमेरिका में है, वाशिंगटन DC में। अच्छा WHO का कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। WTO का कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, बताइए, ये भी जेनेवा में है। ठीक है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खालिस्तान दिया गया, किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आपको 3 रूप में, एक संभावित, एक विकसित, एक स्टॉक और रिजर्व। नहीं तो 1 मिनट रुकिए। देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को 4 समूह में जो है विभाजित किया जा सकता है। एक संभावित हो गया, एक विकसित, स्टॉक और रिजर्व। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 हो गए, स्टॉक में भंडार, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1831-32 में। एक 1855-56 में भी एक विद्रोह हुआ था, ये संथाल विद्रोह था, 1855-56 वाला। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। ठीक है, बुद्ध भगत के नेतृत्व में। और संथाल विद्रोह जो हुआ था ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था, दोनों याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899-1900 में, बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। इसको जो है मुंडा विद्रोह, इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कम से कम आप इतना पॉइंट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ये आपका कोलकाता हावड़ा हो जाएगा, है ना, कोलकाता हावड़ा।
उसके बाद देखिएगा कि इनमें से मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। मौलिक अधिकार पूछा गया है। पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए आप पहले, ठीक है। पूरा ऑप्शन दिख रहा है ना, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कि बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, यह मौलिक अधिकार हो जाएगा आपका, उदाहरण नहीं है। बाकी देखिएगा पंजाब के खेतों में काम करने जाना, बिल्कुल आप कहीं भी देश में आप अनुच्छेद 21 पढ़े ना, आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का जो अधिकार देता है, उसी के तहत आप कहीं जाइए, पंजाब चाहिए या आप हरियाणा चल जाइए, कश्मीर जाइए, जहाँ जाइए। ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूल की श्रृंखला चलाना, बिल्कुल जो है आपको आप आज़ाद हैं, आप किसी भी धर्म जाति से हाँ शिक्षण संस्थान में, इसका भी है। सरकारी नौकरी में महिला और पुरुष को समान वेतन मिलना, ये भी है। नीति निशक्तित्व में आपने पढ़ा होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर विकल्प आपका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बोला जाता है अंग्रेजी में। ये दरअसल 1688 में हुआ था। ये सन भी पूछा गया है, आपको देखने को मिलेगा आगे। 1688 में इंग्लैंड में हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। अच्छा, एक है गुलाबों का युद्ध, गुलाबों का युद्ध, ये भी इंग्लैंड में ही हुआ था, ध्यान रखिए, गुलाबों का युद्ध, ठीक है। चलिए, मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ना कई शिफ्ट में रिपीट हो गया है, तो आपको लगेगा कि यार इसमें से तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था किसी मतलब पेपर में। तो हाँ, ये शिफ्ट में जो है, बहुत सारे शिफ्ट में ये आपका रिपीट हो गया है। तो नीले रंग जो है ना, ये आपके उसके जो जल है उसको दर्शाता है, समुद्र की विभिन्न गहराई को दर्शाने के लिए इन सब चीज़ का तो जल वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। और भूरा रंग जो है ना, ये आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं जल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और भूरा वगैरह जो है ये पठार वगैरह को दर्शाने के लिए, हरा मैदान वगैरह को दर्शाने के लिए इस तरह से है। निम्न सदन कौन सा है? निचला सदन, तो लोकसभा है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, उच्च सदन, ठीक है। चलिए, और संसद जो हमारा बना है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बना हुआ है। तीनों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बना हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो यह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसमें से आपका हो जाएगा क्षेत्र को विभाजित करके, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया? तो मानसून शब्द अरबी नाविक के द्वारा जो है किया गया, हिपोल्स नाम है, हिपोलस अरबी नाविक, इसी के द्वारा किया गया। लेकिन भारत की हवाओं को मानसून नाम की एक अरबी यात्री अल मसूदी ने दिया था, ठीक है ना। भारत की हवाओं को जो मानसून नाम है ना, ये दिया था अरबी यात्री अल मसूदी ने। तो यहाँ पर अरबी तो हो जाएगा ही, अरबी, अरब। उसके बाद देखिए श्रीलंका की राजधानी पूछा है, तो श्री जयवर्धनापुरा कोटे है श्रीलंका की राजधानी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सरहुल किनका पर्व है, किस जनजाति का? तो सरहुल जो है ना ये आपके किस जनजाति का है? फटाफट बताइए। तो यहाँ पर देखिए मुंडा दिया गया है, मुंडा हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कब किया गया था? तो स्थापना तो 1953 में किया गया था, ठीक है। बट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पास किया गया था, और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे इसका अनुसार, ठीक है ना। बट वर्तमान में आपको पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1953 में गठन हुआ था, 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, और इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, ठीक है। और ये राजस्थान में स्थित है। वर्तमान में इसको कहा जाता है केवलादेव, पहले भरतपुर कहा जाता था, ये राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपतटीय तेल क्षेत्र है? तो इसमें से मुंबई हाई है, मुंबई हाई। अच्छा, दिग्बोई जो है ना ये असम में पड़ता है, ठीक है। और ये पहला तेल शोधक कारखाना है भारत का, सबसे पुराना।
चलिए उसके बाद देखिएगा इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो अभी मैंने आपको बताया, वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपने इसका आंसर 1688 मैंने बताया था, गौरवपूर्ण क्रांति। तो ये 40 प्रश्न हो गए और यहाँ पर डेली आपको एग्जाम तक मैं जीके जीएस साइंस कंप्लीट करवा दूंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।